पिछले वीडियो में हमने पढ़ा रिसोर्स प्लानिंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेस। लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, यानी लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है जिसकी क्या है, बहुत सारी इम्पॉर्टेंस है। Land supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication system etc. यानी कि लैंड क्या करता है, सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को। जितनी भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो सब हम किस में करते हैं, लैंड में करते हैं। चाहे वो हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी हो वो भी हम लैंड में ही करते हैं। तो जितनी भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो किस में करते हैं, लैंड में करते हैं। तो अगर यूजेस आता है लैंड के लिखने के लिए तो आप ये सब लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, लैंड इज़ अ रिसोर्स ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, यानी जो लैंड है वो एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड का रिसोर्स है। यानी हमें पता है कि लैंड कितना है, एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड है लैंड का। तो ये एक लिमिटेशन भी हो सकता है हमारे लैंड रिसोर्सेज का कि वो क्या है, फाइनाइट मैग्नीट्यूड का है, हम उसे और एक्सपेंड नहीं कर सकते, वो जितना है उतना ही रहेगा। भले ही हमारी नीड्स बढ़ती जाएं लेकिन जो लैंड रिसोर्सेज है वो उतना ही रहेगा क्योंकि वो फाइनाइट मैग्नीट्यूड का रिसोर्स है। नेक्स्ट टॉपिक है परसेंट ऑफ लैंड डिवीज़न इन इंडिया, यानी जो इंडिया का लैंड है वो कुछ सेक्शंस में डिवाइड है, उसके कुछ सब सेक्शंस हैं। वो क्या है, प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज। ये ब्रॉड कैटेगरीज है, और भी कैटेगरीज हो सकती हैं लेकिन ब्रॉडली वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज। जो इंडिया का टोटल लैंड मास है उसमें से 43% किस में है, प्लेन्स। 43% जो लैंड मास है इंडिया का वो प्लेन्स के अंदर है, 30% माउंटेन्स के और 27% प्लेट्यूज के। प्लेन्स में क्या है, प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, यानी जो हमारा प्लेन वाला लैंड मास है वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ के लिए। माउंटेन्स ensure perennial flow of some rivers provided facilities for tourism, यानी perennial flow यानी पूरे साल भर कुछ रिवर्स जो हैं फ्लो करती हैं। वो किसकी वजह से करती हैं, जो माउंटेन्स हैं उसकी वजह से। जैसे जो गंगा रिवर है वो पूरे साल भर फ्लो करती है और वो जनरेट कहाँ से होती है, हिमालय माउंटेन से ही होती है। सेकेंड, प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज्म, जो माउंटेन्स हैं वो हमें टूरिज्म की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है प्लेट्यूज, जिसके अंदर 27% लैंड मास है इंडिया का। वो क्या, उसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, पॉजेसेस रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एट्सेट्रा। अगर हम देखें तो इंडिया में जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, प्लेट्यूज में पाए जाते हैं। तो जो इंडिया का लैंड मास है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और तीनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन, यानी किन किन पर्पस के लिए लैंड यूज़ होता है। तो इसमें सबसे पहले है फॉरेस्ट। सबसे पहले जो लैंड यूज़ होता है वो किसके लिए होता है, फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट के अंडर जो है लैंड आ जाता है। सेकंड कैटेगरी है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी वो लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, बैरन एंड वेस्ट लैंड। सेकेंड, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। बैरन एंड वेस्ट लैंड मतलब वो लैंड जिसमें हम कल्टीवेशन कर ही नहीं सकते हैं, बैरन मतलब बंजर। तो बैरन एंड वेस्ट लैंड फर्स्ट कैटेगरी जिसमें हम कल्टीवेशन कर ही नहीं सकते हैं। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, नॉन एग्रीकल्चर मतलब यहाँ पे है कि जो एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं हुआ है, जैसे जो हमने रोड्स बनाई हैं, जो हम इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं या जो हाउसेस होते हैं, वो सब किस में है, नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में है। हो सकता है कि जहाँ पे आज हमारा हाउस है वहाँ पे कुछ साल पहले कोई एग्रीकल्चरल लैंड हो, लेकिन अब वो किस में आ गया है, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में। तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी वो लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, उसके अंदर हमारी 2 कैटेगरी आ जाती हैं, बैरन एंड वेस्ट लैंड, जो वेस्ट लैंड है जिसमें हम खेती कर ही नहीं सकते हैं। सेकेंड, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, वो लैंड जो हमने नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए इस्तेमाल कर लिया है। थर्ड है हमारा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अब अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर भी 3 कैटेगरी आ जाती हैं, परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, यानी गाय भैंस के लिए जो ग्रेजिंग लैंड होते हैं, जो घास का लैंड होता है जहाँ पे वो घास चरने जाते हैं, वो लैंड।
सेकेंड, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स। ये क्या है? वो लैंड, जैसे जब हम रोड में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, वहाँ पे ऐसे ट्रीज़ होते हैं जो किसी ने उगाए नहीं हैं लेकिन वो अपने आप उग गए हैं। ऐसे प्लांट्स होते हैं जो किसी ने उगाए नहीं हैं लेकिन वो अपने आप उग गए हैं, तो वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स। थर्ड हमारा है कल्चरेबल वे। कल्चरेबल वेस्ट लैंड मीन्स वो लैंड जो कि 5 से ज़्यादा साल के लिए छोड़ दिया गया है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड के अंडर वो लैंड आ जाता है जो मोर देन 5 ईयर्स से छूटा हुआ है, जिसमें मोर देन 5 ईयर्स से हमने कल्टीवेशन नहीं किया है, वो लैंड आ जाता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड के अंडर। अब नेक्स्ट है हमारा फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होता है? फैलो लैंड मीन्स वो लैंड जिस पे हमने पहले कल्टीवेशन किया था लेकिन अब हमने उसे कुछ टाइम पीरियड के लिए छोड़ दिया है, अनकल्टिवेटेड है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए, ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को नेचुरली रिगेन कर सकें। ऐसे लैंड को हम बोलते हैं फैलो लैंड। तो फैलो लैंड के अंडर भी 2 कैटेगरीज हैं, करंट फैलो लैंड एंड अदर देन करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड क्या होता है? वो लैंड जो कि 1 साल के लिए या फिर 1 से कम साल के लिए छोड़ा गया है, उसे हम बोलते हैं करंट फैलो लैंड। और अदर करंट फैलो लैंड जो 1 से ज़्यादा साल के लिए या फिर 1 से 5 साल के बीच के लिए जो लैंड छोड़ा गया है अनकल्टिवेटेड, वो आ जाता है अदर देन करंट फैलो लैंड के अंडर। नेक्स्ट है हमारा नेट सोन एरिया। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक है हमारा नेट जोन एरिया और एक है हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। जैसे ये एक मेरा फील्ड है, एग्रीकल्चर फील्ड है, इसमें अगर मैं साल में एक बार खेती कर रही हूँ, ठीक है, अगर सपोज़ ये मेरा 5 हेक्टर्स है, इसमें मैं साल में एक बार खेती कर रही हूँ और इससे जो आउटपुट निकल के आ रहा है उसको हम बोलेंगे नेट सोन एरिया। वहीं ये वही खेत है, ठीक है, वही मेरा फील्ड है, इसमें मैंने एक बार खेती कर चुकी थी। 1 ईयर के अंडर की बात कर रही हूँ मैं। 1 ईयर में मैंने एक बार इसमें खेती कर चुकी थी और दोबारा से मैंने इसमें खेती की, ठीक है। ये मेरा 5 हेक्टेयर का लैंड था, इसमें मैंने एक बार खेती कर चुकी थी और दोबारा से मैंने इसमें खेती की। तो इससे और इसको मिला के अब मेरा जो आउटपुट निकल के आएगा वो कितने से निकल के आएगा? 10 हेक्टेयर से। तो ये है मेरा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ये है नेट सोन एरिया, ये है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो नेट सोन एरिया क्या होता है? 1 साल के अंडर, एक एग्रीकल्चर ईयर के अंडर हम कितना उसमें बो रहे हैं वो हमारा आएगा नेट सोन एरिया। और अगर हम 1 से ज़्यादा बार उसमें खेती कर रहे हैं तो वो हमारा आएगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, यानी वो एरिया जो 1 साल से ज़्यादा में बार शोन किया जा रहा है, 1 साल से ज़्यादा बार उसमें बोया जा रहा है। साथ ही साथ में नेट सोन एरिया को मिलाकर क्या बनता है हमारा? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, यानी एरिया जो 1 से ज़्यादा बार सोन हो रहा है, साथ ही साथ अगर हम उसमें नेट सोन एरिया मिला दें तो हमारा क्या बन जाता है? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। एक बार कर रहे हैं जो वो नेट सोन, और अगर 1 से ज़्यादा बार कर रहे हैं फिर जो टोटल बनता है वो हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बन जाता है। आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा लैंड रिसोर्सेज एंड लैंड यूटिलाइजेशन। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।